डियर स्टूडेंट्स, हम अभी नवीन शीत युद्ध का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि लास्ट वीक जो आपको असाइनमेंट्स दिए गए थे उन्हें आपने कंप्लीट कर लिया होगा और अभी तक जो लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं उनका आप नियमित तौर पर अध्ययन कर रहे हैं। ये बच्चों सबके लिए एक संकट का दौर है जिसमें ऑनलाइन शिक्षा ही आपके लिए एक बेहतरीन माध्यम सिद्ध हो रही है। तो आप प्रयास करें बच्चों कि ईमानदारी से नियमित तौर पर अपना अध्ययन जारी करें, जिससे कि किसी तरह की बाधा आपके सामने न आए। तो अभी हम जो वर्ल्ड वॉर के बाद हमने जो कोल्ड वॉर का हमने अध्ययन किया था, उसके बाद हमने देतांत पढ़ा था और देतांत के बाद हमने नव शीत युद्ध का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसे हम दूसरा शीत युद्ध भी कहते हैं। दूसरे शीत युद्ध के हमने कारण पढ़े थे और कारणों को आपने बच्चों समझ लिया था, हम लोग डिस्कस कर चुके थे सारे कारण। तो हम ये पाते हैं कि जो पुराना शीत युद्ध था, जिसको हम कहेंगे कि देतांत से पहले का जो पीरियड था, और जो नया शीत युद्ध है, इसमें कुछ भिन्नताएं रही है। और ये भिन्नताएं कौन कौन सी थी? जैसे कि पुराना जो शीत युद्ध था वो साम्यवाद विरोधी था। उसका मूल उद्देश्य साम्यवाद का अवरोध करना था। लेकिन जो नया शीत युद्ध था वह सोवियत संघ का विरोधी था। उसका उद्देश्य क्या था कि सोवियत संघ का जो प्रभाव बढ़ रहा है, जो शक्ति बढ़ रही है, उसको बाधित करना। इसी तरह जो पुराना शीत युद्ध था वह विचारधारा के घेरे में लड़ा गया था। उसका दायरा पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, या यूं कहें लोकतंत्र वर्सेस सर्वहारा तंत्र का अधिनायकवाद था। लेकिन जो नया शीत युद्ध था यह विचारधारा के घेरे में नहीं था। इस युद्ध में साम्यवादी चीन पूंजीवादी अमेरिका के साथ था, है ना। आप देखिए, आइडियोलॉजी तो दोनों की अलग थी, अमेरिका की, चाइना की, लेकिन फिर भी आइडियोलॉजी से परे हटके ये साथ रहे, क्योंकि नए शीत युद्ध का मुख्य आधार उपयोगिता था। उनके कुछ छुपे हुए स्वार्थ थे। सोवियत शक्ति और प्रभाव के विस्तार से अमेरिका इतना जागरूक और सतर्क था कि साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए, सोवियत शक्ति के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने चाइना से मित्रता करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जो पुराना शीत युद्ध था उसके जो मेजर उसके एक्टर्स जिसे हम कहेंगे वो थे अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन नए शीत युद्ध के जो प्रमुख एक्टर्स थे, जो प्रमुख पात्र थे, वे थे अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और सोवियत संघ। एक तरफ तो अमेरिका के साथ चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस था, लेकिन दूसरी तरफ अकेला सोवियत संघ था। पुराने शीत युद्ध में जो महाशक्तियां थी उनकी प्रतिस्पर्धा का मुख्य क्षेत्र यूरोप था। सीटो, सेंटो जैसे संगठन बनाए गए थे, लेकिन उस काल में नाटो ही ऐसा संगठन था जो बहुत अपना उग्र स्वरूप दिखाया जिसने। और नए शीत युद्ध के काल में फारस की खाड़ी, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और हिंद महासागर के जो क्षेत्र थे वो बहुत सक्रियता इन्होंने दिखाई। पुराने शीत युद्ध में शामिल होने के लिए यूरोप के देश मजबूर थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी स्थिति खराब हो गई थी और वो अमेरिका पे डिपेंडेंट थे। इसलिए उनके लिए ज़रूरी था कि वो अमेरिका का साथ दें। लेकिन नए शीत युद्ध के समय स्थितियां बहुत बदल गई। फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी अमेरिकी विदेश नीति का आंख मूंद कर पीछा नहीं कर रहे थे। न्यूट्रॉन बम का सफलतापूर्वक विस्फोट कर लेने से फ्रांस अब अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं था। पश्चिमी जर्मनी भी इकोनॉमिक दृष्टि से तो डिपेंडेंट हो ही गया था, लेकिन साथ ही साथ इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में था। और यही कारण था
कि पश्चिमी जर्मनी और सोवियत संघ में तेजी से व्यापार बढ़ रहा था। इसी तरह से बच्चों जो हम देखते हैं क्या अंतर था पुराने और नए शीत युद्ध में, तो नया शीत जो युद्ध था उसने तो जो निर्गुट आंदोलन था उसका विभेदीकरण किया एक तरीके से, और पुराना शीत युद्ध निर्गुट आंदोलन का प्रेरक था, क्योंकि पहले शीत युद्ध के काल में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ, महाशक्तियों के मध्य एक तरह से सेतु के रूप में यह कार्य कर रहा था। लेकिन नवीन शीत युद्ध के काल में निर्गुट राष्ट्र स्वयं गुटबंदी के शिकार होते जा रहे थे और निर्गुट मंच पर कुछ देश अमेरिका की तरफदारी करने लगे तो कुछ देश सोवियत संघ की तरफदारी। दूसरा शीत युद्ध एक तरह से मानसिक तनाव उत्पन्न करके लड़ा जा रहा था, क्योंकि महाविनाशकारी शस्त्रों का निर्माण हो चुका था, उनका स्टोरेज था, तो प्रत्यक्ष टकराव के बजाय एजेंटों के माध्यम से जो महाशक्तियां थी वो युद्ध कर रही थी। पहला शीत युद्ध सोवियत की मजबूरी था तो दूसरा शीत युद्ध अमेरिका की मजबूरी था। पहला शीत युद्ध स्टालिन की उग्र आक्रामक नीतियों का परिणाम था, क्योंकि वह सोवियत शक्ति में वृद्धि करना चाहता था। लेकिन दूसरा शीत युद्ध अमेरिका की मजबूरियों का परिणाम था, क्योंकि अब अमेरिका औद्योगिक सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रांस, जापान, पश्चिमी जर्मनी के साथ प्रतिद्वंदिता नहीं कर सकता था और विश्व में शस्त्रों का निर्यात करना चाहता था, क्योंकि यही एक ऐसा उद्योग है जहां उसे पश्चिमी देशों की प्रतिद्वंदिता सहन नहीं करनी पड़ती। शस्त्र उद्योग का विकास अमेरिका की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए जरूरी माना जा रहा था, इसलिए अमेरिका नाटो के सैनिक बजट को बढ़ाना चाहता था और मित्र राष्ट्रों का शस्त्रीकरण चाहता था। इसलिए आगे जाकर उसने देतांत में भी रुचि नहीं दिखाई। तो बच्चों हम देखते हैं कि किस तरह से पुराना जो शीत युद्ध था वह नए शीत युद्ध से, दूसरे शीत युद्ध से किस प्रकार से भिन्न था। और हमने देखा कि देतांत के बाद 1978 के बाद ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि दोनों महाशक्तियों में तनाव फिर से बढ़ने लगा। 1978 के बाद जो परिस्थितियां आई उसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख हम कर सकते हैं। 1975 में अंगोला में सोवियत संघ ने क्यूबा से मिलकर MPLA का साथ दिया, जबकि अमेरिका ने यूनिटा का साथ दिया। अंगोला में अंतिम विजय क्यूबा सोवियत संघ द्वारा समर्थित MPLA की हुई। 1978 में सोवियत संघ और क्यूबा ने मिलकर इथियोपिया के ओगादान क्षेत्र पर अमेरिका समर्पित सोमालिया के आक्रमण को विफल कर दिया। 1979 में जैसे ही अफगानिस्तान में सोवियत सेनाएं पहुंची, राष्ट्रपति कार्टर ने इसका प्रबल विरोध किया और जो अमेरिकन सीनेट में जो सॉल्ट पर जो बहस चल रही थी, सॉल्ट 2 पर, वो बहस रुकवा दी। सोवियत शक्ति के विस्तार को रोकने के लिए खाड़ी सिद्धांत, द्रुतगामी परिनियोजित सेना और सोवियत परमाणु सिद्धांत का निर्माण किया गया। 24 जनवरी 1980 को खाड़ी सिद्धांत का निर्माण अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस समय कार्टर, उन्होंने कांग्रेस को भेजे गए अपने वार्षिक संदेश में किया था। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप को विश्व शांति के लिए एक गंभीर खतरा माना गया और उन्होंने चेतावनी भी दी कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा खाड़ी क्षेत्र पर नियंत्रण के प्रयास को अमेरिका के आवश्यक हितों पर आक्रमण समझा जाएगा। कार्टर ने जो चेतावनी दी थी वह खाड़ी सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। तो 1978 के बाद कुछ घटनाक्रम यूँ चला कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ बदलती गई और 1981 में जो अमेरिका के भूतपूर्व विदेश मंत्री थे अलेक्जेंडर हेग और चीन के विदेश मंत्री हुआंग हुआ की पीकिंग में एक वार्ता हुई, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व में सोवियत विस्तारवाद को रोकने के लिए दोनों देशों में एक समझौता हुआ
1980 में मॉस्को में ओलंपिक खेलों का अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों द्वारा जो आयोजन होना था उसका बहिष्कार हुआ। 1983 में अमेरिका ने ग्रेनेडा में फौजी हस्तक्षेप किया। अमेरिका का कहना था कि उसने ग्रेनेडा में संभावित सोवियत क्यूबाई सैन्य जमाव को रोकने एवं उस द्वीप में स्थित 1000 अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए वहां फौजी कार्यवाही की। पश्चिमी यूरोप में मध्य दूरी की मार वाले अमेरिकी प्रक्षेपास्त्र स्थापित करने की जो योजना थी उसने भी दूसरे शीत युद्ध को बढ़ाने का काम किया। पूर्वी जर्मनी के नेता होनेकर 26 सितंबर 1984 को पश्चिमी जर्मनी जाते जाते रुक गए। क्रेमलिन ने इनकार कर दिया। कार्यक्रम बनते वक्त भी क्रेमलिन ने मना कर दिया था, पर होनेकर ने गंभीरता से नहीं लिया। सोवियत दबाव बढ़ता गया और यात्रा रद्द करनी पड़ी। तो देतांत जो चल रहा था वह भी अब ठंडे बस्ते में जा रहा था। कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने देतांत की भावना को चोट पहुंचाई और नए शीत युद्ध का आह्वान किया। तो जो एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो दूसरा शीत युद्ध था उसकी शुरुआत का कारण राष्ट्रपति कार्टर और रोनाल्ड रीगन की उग्र नीतियां रहीं। दूसरे शीत युद्ध की शुरुआत करने के पीछे अमेरिका के कुछ उद्देश्य थे, जैसे कि सोवियत संघ के प्रभाव को रोकना, अफगानिस्तान को सोवियत संघ का वियतनाम बनाना, शस्त्र बेचकर डॉलर कमाना ताकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सुधार हो, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में अमेरिकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बनाए रखना। तो जो एक दूसरा शीत युद्ध था इसने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को बदला, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को बदला और इसके व्यापक प्रभाव हुए। अब ये प्रभाव कौन कौन से हैं? पहला तो हम देखेंगे कि देतांत की भावना को चोट पहुंची। क्यूबाई संकट के बाद दोनों महाशक्तियों के बीच हॉटलाइन के जरिए सीधा संवाद प्रारंभ हुआ था। 1962 से 1972 के 10 वर्षों में प्रतिस्पर्धी सहकारिता में वृद्धि हुई थी। देतांत की चरम परिणति हेलसिंकी समझौते में हुई, लेकिन दूसरे शीत युद्ध में ऐसी कुछ बातें हुई कि महाशक्तियों का यह संवाद निरर्थक सिद्ध हुआ। न ही हेलसिंकी भावना का विस्तार हुआ और न ही सॉल्ट वार्ताएं या समझौते अनुमोदित हुए। इसी तरह से जो पुराने शीत युद्ध में यूरोप में जो तनाव के जाने पहचाने केंद्र थे वे अब बदल गए थे और अफगानिस्तान, कंपूचिया, एल सल्वाडोर, निकारागुआ आदि दूरस्थ प्रदेश अब तनाव के केंद्र बिंदु थे। देतांत के साथ निशस्त्रीकरण की भावना जुड़ी हुई थी। परमाणु अस्त्रों के परीक्षण पर रोक भी लगी, निशस्त्रीकरण की दिशा में संवाद हुए, संधियां हुई, लेकिन दूसरे शीत युद्ध से निशस्त्रीकरण की भावना को भी नुकसान पहुंचा और स्टार वार्स की जो परियोजना थी उससे शस्त्र अस्त्र की होड़ बढ़ गई। तो इस प्रकार जो दूसरा शीत युद्ध का जो काल है उसमें शांतिपूर्ण प्रतिद्वंदिता का स्थान आक्रामक राजनीतिक और सैनिक प्रतिद्वंदिता ने ले लिया। युद्ध के प्रति उत्साह बढ़ा, पुराने सैनिक अड्डों का विस्तार हुआ, नए शस्त्रों की खोज हुई, नए सैनिक अड्डों की खोज हुई और अंतर्राष्ट्रीय जो वातावरण था उसमें फिर से तनाव की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। इन परिस्थितियों ने महाशक्तियों के आपसी संबंधों को पुनः प्रभावित किया और उनमें आक्रामक उनमें जो स्थितियां थी उनमें वृद्धि हुई और संघर्ष बढ़ा। तो यह तो था बच्चों नवीन शीत युद्ध कि इस काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई और किस तरह से जो नया शीत युद्ध है यह पुराने शीत युद्ध से भिन्न था।